डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पवन के कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पवन के अपर्दन कार्य और उससे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पवन के परिवहन और निक्षेपण संबंधी कार्य तथा उनसे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। पवन के परिवहन संबंधी कार्यों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो जैसे नदियां हैं, लहरें हैं, बर्फ़ है, ये सभी अपने साथ में कंकड़ पत्थर इत्यादि को बहा करके ले जाती हैं। उसी तरीके से जो पवनें होती हैं वे भी अपर्दन के माध्यम से प्राप्त कंकड़ पत्थर, धूल के कण, मिट्टी आदि को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो पवन के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया ही पवन का परिवहन कहलाती है। ये जो धूलीकरण की क्रिया होती है वो हर जगह उपलब्ध होती है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर तो कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है और कहीं पर कंकड़ पत्थरों की मात्रा कम होती है। जो धूलीकण होते हैं हवा के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होते हैं, वह केवल शुष्क मरुस्थल में ही होते हैं नहीं होते, बल्कि समुद्र के किनारों पर भी जो है वो हवा के द्वारा कणों को उड़ा करके ले जाया जाता है। लेकिन पवन का जो कार्य है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र कैसे होते हैं जहाँ पे वनस्पति का अभाव रहता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम पवन के कार्यों की बात करते हैं तो जो पवन के परिवहन कार्य हैं वो अनियंत्रित पृथ्वी पर होते हैं और ये कार्य जो हैं वो 3 रूपों में संपादित होते हैं। सबसे पहले आता है निलंबन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। इसका मतलब होता है लटक करके, जो पवन के साथ लटक के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा आता है साल्टेशन। इसका मतलब होता है लुढ़क कर, यानी पवन अपने साथ में विभिन्न कंकड़ पत्थर तथा कणों को लुढ़का करके ले जाती है। और तीसरा जो कार्य वो परिवहन का करती है वो होता है ट्रक्षण, जिसका अर्थ होता है कर्षण या खींचकर, अर्थात विभिन्न तत्वों को अपने साथ में एक दूसरे से रगड़ खाते हुए टकरा करके खींच करके ले जाती है। तो इस तरीके से परिवहन का कार्य किया जाता है। परिवहन के कार्य के पश्चात जब पवन का वेग धीरे धीरे कम होता है और पवन का वेग कम होने के साथ साथ वो अपने साथ लाए हुए जितना भी भार होता है उसको विभिन्न आकारों में और विभिन्न धरातलीय रूपरेखाओं के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में निक्षेपित करती है। तो इसे हम वायु का निक्षेपण कहते हैं। अर्थात परिवहन के माध्यम से जो पवन अपने साथ में कंकड़ पत्थरों को लेकर के आती है वो स्थल के अनुरूप, यानी रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई अवरोध आ जाता है या पवन की गति धीमी पड़ जाती है आदि विभिन्न कारणों से जो है वो इन्हें समय समय पर जगह जगह पर निक्षेपित करती हुई चलती है। तो इसे हम वायु का निक्षेपण कहते हैं। वायु के निक्षेपण को भी कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हवा की गति। जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा जो होती है जब वे तेज गति से चलती है तो वो उतनी ही मात्रा में परिवहन अधिक करेगी, लेकिन जैसे जैसे हवा की जो गति है उसमें कमी आती जाएगी तो वो अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर, धूल, मिट्टी, रेत आदि को धीरे धीरे जमा करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कारक जो है वो वायु के निक्षेपण को प्रभावित करता है। दूसरा आता है धरातलीय रूपरेखा, अर्थात जिस क्षेत्र से होकर के पवन बह रही है वो किस तरह का क्षेत्र है। अगर वहाँ पर बीच में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है और एक समतल मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पर जो है पवन का कार्य, पवन जो है वो आसानी से होकर के गुजर जाएगी। और बीच बीच में अगर हम बात करें कि जैसे नग्न चट्टानें हैं उनसे होकर के गुजर रही है तो जमाव का कार्य जो होगा वो कम मात्रा में होगा। इसके अलावा सपाट मैदान में हवा जो है वो कम जमाव करेगी, जबकि रेतीले भाग में जो जमाव होगा वो अधिक मात्रा में होगा। तीसरा आता है अवरोध की उपस्थिति। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पवन निर्बाध रूप से चल रही है और उसके मार्ग में किसी भी तरह की कोई चट्टान है, दीवार है, कंकड़ पत्थर है, अगर वो आ जाते हैं तो उसके कारण जो है वो बीच में ही कंकड़ पत्थरों का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थलीय क्षेत्र जो काफ़ी दूर क्षेत्र तक फैला हुआ है वहाँ पर जो निक्षेपण का कार्य होता है वो मेनली हवा की गति और भार की मात्रा पर निर्भर करता है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं वहाँ पर अगर हम बात करें निक्षेपण की तो निक्षेपण काफ़ी मात्रा में होता है। इसके विपरीत छोटे मरुस्थलीय क्षेत्रों में निक्षेपण कम होता है।
लास्ट आता है भौतिक परिस्थितियाँ। भौतिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो निक्षेपण का कार्य होता है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो शुष्क जलवायु होगी तो वहाँ पर निक्षेपण अधिक होगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जैसे किसी भी क्षेत्र में बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है तो जो निक्षेपण का कार्य है वो उससे प्रभावित होता है। तो इस तरीके से वायु के द्वारा जो निक्षेपण किया जाता है वो अनेक कारकों के माध्यम से प्रभावित होता है। हवा जो भी जितने भी कंकड़ पत्थरों को अपने साथ भा करके ले जाती है, जब उन्हें निक्षेपित करती है तो उनसे विभिन्न प्रकार के भूआकारों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले आता है बालू का स्तूप, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। जैसे कि हवा चलती है तो हवा अपने साथ में जो रेत को उड़ा करके ले जाती है उसको जमा करने के पश्चात जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थलाकृति का निर्माण करती है वो है बालू का स्तूप। पवन के द्वारा जो बालू होती है वो निक्षेपित करने से स्थान स्थान पर टीले नुमा आकृति बन जाती है, रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप जो होते हैं वो पवन की दिशा के समानांतर बनेंगे, अर्थात पवन चलती जाती है और उसके बगल बगल में रेत के टीले जो हैं वो बनते हुए चले जाते हैं। इनका जो पवन की तरफ का ढाल होता है वो मंद होता है और पवन के विपरीत का ढाल जो होता है वो तीव्र होता है। सहारा मरुस्थल में इन्हें सीफ के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें हम पैराबोलिक स्तूप भी कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि इस तरह की आकृति इसकी बनती है। तो इसमें जो ब्लैक कलर का एरिया है और वह क्या है, इसके ढालों को दिखा रहा है। दूसरा आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो पवन की दिशा के लंबवत पड़ते हैं, अर्थात पवन चल रही है और जस्ट उसके सामने जो है वो बालू का स्तूपों का ढेर बन जाता है। तो इनका जो पवन के सामने वाला ढाल होता है वो उत्तल होता है और विपरीत ढाल जो होता है वो अवतल होता है। एक और विशिष्ट आकृति बनती है जिसे हम बोलते हैं बरखान। बरखान बनता है जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हैं उनका जब चाप आकार या नव चंद्राकार रूप में हो जाता है निर्माण, अर्थात जब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं और इनकी आकृति कैसी हो जाती है, चाप के जैसी या अर्धचंद्राकार रूप में होती है, तो इन्हें हम कहते हैं बरखान। तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक अन्य जो स्थलाकृति बनती है वो है रेत मुक्त कॉरिडोर अथवा गासी। ये बनती है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ तो इनके बीच बीच में एक रास्ता सा बन जाता है जिनसे होकर के ऊँटों को ले जाया जाता है, तो इनको कारवा मार्ग भी कहते हैं या इन्हें गासी या रेत मुक्त कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बालू का स्तूप के विशिष्ट रूप। बालू का स्तूप बनते हैं, दो प्रकार होते हैं, लेकिन अन्य कई रूपों में, मतलब हर स्थान पर अलग अलग रूपों में बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है नेवका। अगर किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई झाड़ी है और उसके पीछे बालू का स्तूप बन गया है तो उसको हम नेवखा कहेंगे। दूसरा है लुलेट। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बीच बीच में छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं जिनमें जल भरा हुआ रहता है, तो उनके पीछे जो नवचंद्राकार स्तूप निर्मित होते हैं उन्हें हम लूलेट कहते हैं। तारा स्तूप जो तारे जैसी आकृति का होता है, जिसकी भुजाएं 3 से ज़्यादा भुजाएं बाहर निकली होगी। जैसे आपने देखा होगा कि हम तारा बनाते हैं तो उसकी 4-5 भुजाएं बनती हैं, तो इसी तरीके से 3 से ज़्यादा भुजाएं जिस स्तूप की निकलती हैं उसे हम तारा स्तूप कहते हैं। अगला आता है वेलवेक स्तूप। ये मोटी रेत से बना होता है और जब वेलवेक स्तूप और वृहद रूप धारण कर लेता है, उसका रूप बड़ा हो जाता है, तो उसे हम द्रास कहते हैं। तो इस तरीके से वायु के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली थी बालू का स्तूप। दूसरी जो बनती है वो है लोयस। लोयस जो होते हैं वो क्या होते हैं, निक्षेपित मैदान जिनमें चूर्ण छोटे छोटे जो कण होते हैं मिट्टी के वो जमा हुए रहते हैं, तथा ये कैसे होते हैं देखने में, पीले रंग के, क्योंकि जो मिट्टी होती है इसमें वो अधिकतर कैसी हो जाती है, पीले रंग की मिट्टी होती है। तो जब क्या होता है कि पवन अपने साथ में विभिन्न प्रकार की रेत को उड़ा करके लाती है तो लास्ट में ले जा करके वो किसी भी स्थान पर उसको निक्षेपित करती है, इसको हम लोयस कहते हैं। इस तरह के मैदान चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं। जो चीन है, चीन में एक नदी है हांगो नदी, वो इस लोयस के मैदान से ही बहने के कारण पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जब ये लोयस के मैदान से होकर के बहती है तो उस नदी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल के द्वारा निर्मित स्थल रूप। अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा तो स्थल रूप बनते हैं, लेकिन कुछ स्थल रूप ऐसे हैं जिनका
निर्माण जल के संयोजन से भी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें छोटी छोटी क्या हो जाती हैं, जलधाराएं, कहीं ना कहीं से बारिश के माध्यम से या किसी भी झील में से होते हुए छोटी छोटी जलधाराएं या अवनलिकाएं निकलने लगती हैं, जिनके कारण सतह पर छोटे छोटे कटक, घाटियाँ या शिखर बनने लग जाते हैं। इससे जो धरातल होता है वो कैसा लगता है, ऊबड़ खाबड़ लगता है। तो इसे हम बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। दूसरा आता है वाल्सन। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें चारों तरफ पर्वत हैं और उन पर्वतों के बीच में अगर कोई बेसिन बन जाता है तो उसको हम वाल्सन कहते हैं। बजाड़ा, पेडिमेंट और पलाया के मध्य निर्मित जो निक्षेपित स्थल रूप होता है उसे बजाड़ा कहते हैं। और पेडिमेंट पर्वतीय अग्रभाग और बजाड़ों के मध्य निर्मित जो अपरदनात्मक स्वरूप होता है उसको हम पेडिमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से पवन के द्वारा जो है वो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें दो ही हैं, एक तो नदी और एक पवन, जिनके बारे में आपको पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके साथ ही आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट यूनिट जो है हम अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।